Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of SST and this chapter is basically belongs from class 9. तो आज पढ़ेंगे poverty as a challenge. इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज कि ये फ्यूचर में भी ये चैप्टर आपको क्लास 10th में क्लास 11th में भी बेसिकली जो लोग आगे इन फ्यूचर प्रिपरेशन करना चाहते हैं रिलेटेड टू एसएसटी उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पोवर्टी एज ए चैलेंज, तो सबसे पहले मैं इसका एक आपको ओवरव्यू देता हूं कि बेसिकली पोवर्टी है क्या या पोवर्टी होता क्या है। तो सुनिए, बेसिकली पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पोवर्टी को हम हिंदी मीनिंग इसका जानते हैं, दैट इज गरीबी, कि पोवर्टी को बेसिकली गरीब बोला जाता है। ठीक है, अब गरीबी होती क्या है? Poverty is the lack of basic human needs as a nutrition, healthcare, education, clothing and shelter because of the inability to afford them. कहने का मतलब है poverty एक इस तरीके की क्या है, एक्टिविटी कह सकते हैं या इस तरीके की कोई एक चीज होती है जिसमें पैसे की कमी के कारण लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्या है प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, यानी कि वो लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं। जाहिर सी बात है, पैसा होगा तो कोई अच्छा खाना खाएगा, पैसा नहीं होगा तो खाना तो खाएगा लेकिन वो एक स्टैंडर्ड का नहीं होगा, यानी कि वो कह सकते हैं कि उसमें न्यूट्रिशंस कम होंगे। ठीक है। सेकंड, हेल्थ केयर एजुकेशन। अब हेल्थ केयर एजुकेशन में दो चीजें आती हैं, एक तो हेल्थ आ गई, दूसरा एजुकेशन आ गई। तो अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले पाएगा अगर पैसा नहीं होगा तो। एजुकेशन वही बात है कि पढ़ाई के लिए कि जैसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ क्या होते हैं कि स्कूल्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स हैं, आईसीएसई बोर्ड्स हैं, कुछ हमारे यूपी बोर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट रूरल सेक्टर्स में लगते हैं, और प्राइमरी सेक्टर्स के हमारे क्या प्राइमरी की कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स होते हैं। तो जिस तरीके के हमारे पास मनी है उस तरीके की हमारे पास एजुकेशन होती है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही है क्या, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। उसके बाद है क्लॉथिंग एंड शेल्टर, यानी कि कपड़े पहनना, और शेल्टर का मतलब होता है घर, यानी कि ये भी पैसे के लिए क्या है, ये पैसे पे डिपेंड होते हैं। अगर अच्छा पैसा होगा तो लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं बेसिकली। ठीक है, लेवाइस का बेसिकली क्या है जीन्स है, इसके अलावा जो है एडिडास की वॉच है, और भी बहुत सारी चीजें हो गई जो कि ब्रांडेड रहते हैं। नॉर्मली पैसा नहीं होता तो हम क्या है छोटे घर में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू अफोर्ड देम। अब इनएबिलिटी का क्या मतलब होता है? इनएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर पाना, यानी कि किसी भी चीज को नहीं खरीद पाना। तो बेसिकली अगर एक सिनेरियो में बात करूं तो पोवर्टी क्या होता है? पोवर्टी एक तरीके का क्या है, ऐसी एक प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन नीड्स, यानी कि इंसान की जरूरत है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज लेना और अच्छी एजुकेशन देना, वो इन चीजों को क्या करता है, ये पोवर्टी उसको बेसिकली सफर कराती है। आई होप सो ये मीनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं पोवर्टी इन इंडिया, कि इंडिया में पोवर्टी जो है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, बेसिकली वी लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री नोन एज इंडिया। तो पोवर्टी इन इंडिया क्या है ये हम थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो देखिए, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इंडिया में हर चौथा इंसान गरीब है। आज हम लोग जानते हैं कि आज हमारी पॉपुलेशन ऑन काउंटिंग हम लोग 137 करोड़ कि इसके आसपास क्या है पहुंच चुके हैं। इट इज नॉट ऑन पेपर बट अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड कंसल्ट ऑफ न्यूज, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2011 में सेंसस हुई थी। सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना। तो जनगणना हर 10 साल बाद होती है, यानी कि सेंसस जो है वो हमेशा हर 10 साल बाद होता है। तो क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें हम 125 करोड़ थे ऑन पेपर्स, लेकिन राइट नाउ इन काउंटिंग अगर मैं बात करूं, जो करेंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज 137 करोड़। तो इंडिया में हर चौथा इंसान क्या है, गरीब है। यानी कि अगर मेरे 4 फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग मी, मुझे उसमें इंक्लूड करके, तो उसमें से क्या है 3, एक बहुत ज्यादा रिच होगा, 2 नॉर्मल होंगे, और जो थर्ड वाला होगा ना वो कौन होगा, वो गरीब होगा। यानी कि इंडिया में हर 4th इंसान जो है वो क्या है, पुअर की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं। 260 मिलियन ऑफ 20 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर। सॉरी, कहने का मेरा मतलब है 260 मिलियन। अब सबको पता है मैथमेटिक्स में कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 26 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं
जो पुअर कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि उनको पॉवर्टी के अंडर रखा गया है। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि पॉवर्टी लाइंस क्या होती हैं या पॉवर्टी बैकग्राउंड क्या है, बट फिलहाल में कुछ जो सिस्टमेटिक असिस्ट है वो हम उनको क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इंडिया शायद उससे क्या कहते हैं, वर्ल्ड की कुछ गिनी चुनी कंट्रीज में आती है जिनमें क्या होता है, जिनमें गरीब बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं या वो कंट्रीज गरीब कंट्रीज में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में उसका भी एक नाम है। फोर्थ बात करते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द रेट ऑफ सक्सेस फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, thus causing interstate disparities। कहने का मतलब है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, सबको पता है, इवन 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी क्लियर है। तो ये ना पॉवर्टी स्टेट टू स्टेट बिलोंग करती है, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोस्टली इंडिया में मध्य प्रदेश, बिहार एंड भोपाल, बेसिकली जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी इंडिया में मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो मोस्टली इन इलाके में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बेसिकली कुछ सेक्टर्स ऐसे आते हैं जो कि हमारे कौन होते हैं, गरीबी रेखा के नीचे अंदर जो है वो अंडर आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो क्या कहने की बात है कि स्टेट टू स्टेट ये जो गरीबी है ना, ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच रही है, मध्य प्रदेश से हरियाणा पहुंच रही है, हरियाणा से गुजरात, गुजरात से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड। तो ये पूरी कंट्री में ना स्टेट टू स्टेट है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में गरीबी है, ऐसी बात नहीं है। स्टेट टू स्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये वेरी करती है पॉवर्टी, लेकिन कुछ स्टेट इंडिया में रिच काउंट होते हैं कि हाँ वहां पे जो परसेंटेज है पॉवर्टी का वो बहुत कम है, माइन्यूटली सा है। ठीक है, ना के बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब बेसिकली क्या है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, यानी कि खेती काफी ज्यादा होती है, क्रॉपिंग फसल्स करते हैं, वो राबी क्रॉप करते हैं, इसके अलावा वो खारीफ क्रॉप कर रहे हैं या फिर वो ज़ियाद क्रॉप कर रहे हैं, सीजनल वाइज क्रॉप करते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा, उन्होंने क्या है, फार्मिंग के अपने बहुत अच्छे मेथड्स बना रखे हैं, जैसे कि आपका स्प्रिंग सीजन में फार्मिंग है, स्प्रिंग रोलर्स फार्मिंग है, टेरिस फार्मिंग है। तो इन फार्मिंग के थ्रू क्या करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से एक तरीके से अपना एक इनकम, एक बजट सेट करके चलते हैं। तो पंजाब में बेसिकली पॉवर्टी का कोई इशू नहीं है, मतलब बहुत माइन्यूटली से गरीब हैं लेकिन छोटे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में मोस्टली 1 to 2 जो भी कोई फैमिलीज हैं वो रिच फैमिलीज में काउंट होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो गरीब में काउंट होते हैं, यानी कि वर्कर्स में काउंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा, वही बता रहा था मैं आपको, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर द पूरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये 3 स्टेट जो हैं वो इंडिया के सबसे ज्यादा पूरेस्ट स्टेट्स में काउंट होते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार। सबसे ज्यादा वर्कर इंडिया में यहीं से जाता है। चाहे वर्कर्स की बात करूं, मैं मुंबई में काम हो, कोलकाता में काम हो, चेन्नई, दिल्ली या फिर कहीं पे इंडिया में, आसाम, किसी भी जगह वर्कर्स कहाँ से जाते हैं, मध्य प्रदेश से या उड़ीसा से या बिहार से। तो इंडिया के 3 पूरेस्ट स्टेट्स जो हैं वो हमारे ही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पंजाब, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर आर द बेस्ट स्टेट विद कंसर्न ऑफ पॉवर्टी। अब मैंने आपको अभी पंजाब का एग्जांपल दिया कि ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो रिच स्टेट्स में काउंट होते हैं, यहाँ पे जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है वो ना के बराबर है। होप्सो ये वाला आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है। कॉजेज का बेसिकली ये जो कॉजेज है इनका हिंदी मीनिंग होता है कारण, कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण क्या है, तो वो हम जानते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ब्रिटिश रूल। तो आप सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हम पर कितना 149 ईयर्स तक क्या किया, रूल किया। तो ब्रिटिश रूल में क्या होता था, जितने भी सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, जिनको हिंदी में हम अंग्रेज बोलते हैं, ब्रिटिशर्स का ही रूल चलता था। तो इंडिया में रिच हो, मिडिल क्लास हो या फिर पुअर हो, वो सबको एक ही तरीके से ट्रीट करते थे और उनसे क्या कराते थे, एक तरीके से स्लेव थे हम लोग, गुलाम थे। तो वो सारे क्या करते थे, वर्कर्स की तरह काम करते थे। तो वहां से इंडिया में इसका क्या हुआ, ये इनबिल्ड हुआ, यानी कि इंडिया में इसको क्या करना शुरू हुआ, इंडिया में इसकी जड़ पड़ी वर्कर्स की, कि काम करने के तरीके बेसिकली कैसे होते थे वो यहाँ से बताए गए। फिर बात करते हैं रूरल इकोनॉमी। अब रूरल का मतलब होता है गांव, अर्बन का मतलब होता है टाउन्स और सिटीज। इंडिया बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल में सिंगुलर कौन आते हैं, सिर्फ विलेजेस आते हैं, जितने भी विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं। और अर्बन में कौन आते हैं, अर्बन में 2 तरह की चीजें आती हैं, एक टाउन और दूसरा सिटीज।
टाउन क्या होते हैं, जो एक तरीके से ना तो बहुत ज्यादा विलेज होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा सिटीज होती हैं, जो मिडिल ईस्ट पार्ट होता है बेसिकली, जो सेंटर पोर्शन, उसको हम टाउन बोलते हैं। सिटीज आप सबको पता है। तो रूरल इकोनॉमी में क्या है, जो गांव में बेसिकली क्या है काम करना है, या इसके अलावा मैं बात करूं कि जो इनकम है वो बहुत कम होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि शहर में अगर कोई जा रहा है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है उसको, शहर का खाना, शहर में रहना, शहर में वेजेस, ये बहुत कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू रूरल एरिया, यानी कि गांव वाला एरिया। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, गांव में जो इकोनॉमी होती है ना वो बहुत कम होती है, क्योंकि लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं पैसा कमाने के। गांव में खेती होगी, सबसे पहले फार्मिंग होगी, जो पैसा आया वो। सेकेंडली फिशरीज होती है, जिसको मछली पालन कहते हैं। डेयरी होती है गांव में, दूध वाले, और छोटी छोटी शॉप्स होती हैं बेसिकली कैन से, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, फ्रूट्स वेंडर्स होते हैं, ये लोग। तो गांव में कुछ 3 से 4 तरीके की होते हैं पैसे कमाने के लिए। तो जब गांव में 3 से 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज, गांव में तो सेलेक्टेड अमाउंट में चीजें हमें दी जाती है। अगर 2 रुपए की चीज है तो वो 2 रुपए ही लेंगे वहां पे। लेकिन अगर बात करें कंपैरिजन इन स्टेट, यानी कि अगर हम बात करें सिटीज की, तो सिटीज में चीजें उलट हो जाती हैं। उलट का मतलब हो गया, सिटीज में क्या आ जाता है, चीजें महंगी हो जाती हैं। महंगी कैसे हो जाती हैं चीजें, सबसे बड़ी बात, शहर में 15 तरीके हैं बेसिकली क्या एम्प्लॉयमेंट के, यानी कि काम करने के। फॉर एग्जांपल, अगर वो हॉकर है, हॉकर इन द सेंस की बेसिकली आपके सिलेंडर्स हैं वो लेके आ रहे हैं, वेजिटेबल वेंडर्स है, या फिर फ्रूट वेंडर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि तीसरे नंबर की चीज क्या है, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, शोरूम्स हैं, इसके अलावा मोबाइल शॉप्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, और इसके अलावा बैंक्स हैं। तो इन सब में क्या किया गया है, एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। ठीक है, तो जब ये एम्प्लॉयड होते हैं ना लोग, तो जब कमाने के 15 तरीके हैं तो फिर खर्च करने के भी 15 तरीके आ जाते हैं। तो 2 रुपए की चीज शहर में कितना, 5 तरीके से बेसिकली 5 रुपए की मिलती है, क्योंकि उस पर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस जोड़ दिए जाते हैं, वेट टैक्स, जीएसटी, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, सरप्लस चार्ज। तो ये कुछ चार्जेस भी क्या करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिससे रूरल इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉब्लम में आती है। समझ के, तभी कहते हैं गांव में रहना सस्ता होता है कंपेयर टू शहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब एक घर में अगर 2 बच्चे, एग्जांपल ले रहा हूँ, घर में एक घर में अगर 2 बच्चे हैं, तो उनकी जो परवरिश होगी वो काफी अच्छे से हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि खर्च करने के लिए पेरेंट्स के पास सिर्फ वो 2 बच्चे हैं। उनको अच्छा एजुकेशन देंगे, उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे, उनके लिए फंडिंग अच्छे से कर पाएंगे। फंडिंग का मतलब आगे वाला जो पैसा है, आगे आने वाला, उन पे खर्च करने वाला पैसा। वहीं अगर एक घर में 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, या जॉइंट फैमिली है जिसमें कमाने वाला एक है और खर्च करने वाले 12 लोग हैं, तो क्या वो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे अपने बच्चों को? क्या अच्छी फैसिलिटीज दे पाएंगे? या अच्छी मेडिकल बेसिकली क्या है फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी उन्हें, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलेगी, तो आगे वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलेशन के बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। आगे बात करते हैं लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि बेसिकली इंडस्ट्रीज जो है ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सेलेक्टेड काम करने के तरीके हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बेंगल की फैक्ट्री है, यानी कि चूड़ियां जो बोलते हैं वो, या फिर कोई शू फैक्ट्री है जूते वाली, या फिर कोई कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है, तो इसमें वर्कर्स काम करते हैं, उनको वेजेस बहुत लो मिलते हैं, तो इसके लिए भी गरीबी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है दिन पे दिन। अगर किसी को 10,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं बेसिकली, तो उसके खर्चे आप डिवाइड करिए। उसको बेसिकली क्या है, घर में कुछ पैसा देना होता है, सेल, इसके अलावा फिर बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, उसको अपनी बच्चों के एजुकेशन पर पैसा खर्च करना है, मेडिकल पे अगर कोई मम्मी या पापा घर में अगर कोई बीमार हैं तो उनकी मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें देनी है। इसके अलावा बैंक के लोन, EMIs, ये सारी चीजें भी उस सैलरी से ही जाते हैं, तो ये अमाउंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, पॉवर्टी के सेक्शन में, यानी कि फिर वो क्या है, बहुत ज्यादा कम, थोड़ा सा पैसा बचता है उसके पास। आगे सोशल फैक्टर में क्या आता है, सोशल फैक्टर में आते हैं कमाने के तरीके। जैसे कि अगर आज मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पे और अगर मुझे वहां से टर्मिनेट कर दिया जाए या मैं जॉब छोड़ दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन या ये 15 दिन या ये 2 महीने भी हो सकते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं पता कि एक जॉब छोड़ने के बाद मुझे दूसरी जॉब कब मिलेगी।
या मैं दूसरा काम कब कर पाऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो क्या है, ये ना सोशल फैक्टर में आता है। अब 2 महीने जो वेस्ट हुए हैं आपके, वो तो आपको उस टाइम का तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आप किसी से कर्जा लोगे या फिर आप किसी से जो है वो इंटरेस्ट पे पैसा लेके आओगे, तो ये भी पॉवर्टी को रन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। अब बात करते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स के राशन कार्ड्स होते हैं। राशन कार्ड क्या होता है कि एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है जहाँ पे गरीब लोगों को क्या है, राशन दिया जाता है, जिसमें आपका गेहूं होता है, आपका चावल होता है, आपका चीनी होती है, केरोसिन ऑयल होता है। ये कुछ तरीके के क्या है, राशन कार्ड होते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। सेकंड होता है यूपीएल, अपर पॉवर्टी लाइन। तो अपर पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, ठीक है, उनको सिर्फ गेहूं और चावल मिलता है, ठीक है। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन को क्या है, जितनी भी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो सारी स्कीम्स में क्या होता है, वो सारी स्कीम्स किसको दी जाती हैं या किसके लिए होती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पहले पढ़ते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होता है। पॉवर्टी लाइन इज अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर poverty based on income or consumption levels. A person is considered poor if his or her consumption level is below a given level set by each country. कहने का मतलब है पॉवर्टी लाइन क्या होता है। पॉवर्टी लाइन एक ऐसा कंसेप्ट है, बहुत सिंपली समझा रहा हूं मैं आपको, कि आपकी कमाई कितनी है, यानी कि आपने इनकम कितनी करी है, और आपका जो खर्च है वो कितना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने 10,000 रुपए कमाए, ठीक है, तो 10,000 मेरी इनकम, ठीक है। उसके बाद मैंने 8,000 क्या करे, मैंने खर्च कर दिए, डिवाइडेड बाई उसको 8,000 मल्टीप्लाई बाई 100। समझ रहे हैं आप, इसको उल्टा कर दीजिए। मेरा जो इनकम है वो कितना है, 10,000, वो मैंने नीचे लिखा, मैंने खर्च कर दिया 8,000, इसको मैं ऊपर लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल आएगा, एक पॉवर्टी लाइन निकल आएगा कि मैं बेसिकली कौन हूँ, पुअर हूँ या मैं नहीं हूँ। तो हर कंट्री या हर स्टेट डिफरेंट क्या करता है, अपने पॉवर्टी मेजरमेंट्स क्या कर सकता है, रखता है। अभी इस समय यूपी में जो पॉवर्टी लाइन है वो 35 रुपीज बेसिकली रखा गया है कि अगर एक इंसान पर डे 35 रुपीज कमा रहा है तो 35 से नीचे है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा। इसके ऊपर जो है डेटा वो की अपर पॉवर्टी लाइन का, यूपीएल का। समझ रहे हैं आप। तो डिफरेंट पॉवर्टी लाइन्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज। आगे अगर बात करें, ये कुछ पॉवर्टी रेशियो दे रखा है जो 1999 से 2000 तक का ये डेटा है। ये क्या है, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉपुलेशन वाइज दे रखा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 1999 की, तो कुछ बेसिकली पॉपुलेशन अराइज हुआ है 47.2%, ठीक है। फिर प्रोडक्शन में कमी आई है, यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो प्रोडक्शन घटेगा और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या है, दिन पे दिन ये नीचे गिरता गया है और ये 2000 तक सेक्शन में आते आते 6.2 रह गया। और यही एक फैक्टर बेसिकली क्या है, हमारी जीडीपी पे भी क्या डालता है, असर डालता है। आगे बढ़ते हैं, वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी क्या होता है इसको जानते हैं। तो देखिए, वल्नरेबिलिटी का बेसिकली जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग, वो होता है असुरक्षित। असुरक्षित का मतलब है कि हम लोग पूरी तरीके से सेफ नहीं, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इकोनॉमिक्स में क्या मैटर करता है, वल्नरेबिलिटी का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है कि जो लोग गरीब हैं वो तो गरीब हैं, लेकिन गरीबों में क्या है, कैटेगरीज होती हैं कि ये बहुत ज्यादा गरीब हैं, सबसे गरीब हैं, यानी कि 35 से भी बहुत ज्यादा नीचे आते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो दिन में शायद 15 रुपए भी नहीं कमाते। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है असुरक्षित, यानी कि गरीबों में भी ऐसे लोग, पॉवर्टी लाइन के नीचे भी ऐसे लोग जिनका ये नहीं पता कि उनको एक टाइम का तो खाना मिला है और नेक्स्ट वो शाम को क्या करेंगे, खाना खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। तो ये वल्नरेबिलिटी सेक्शन में आता है या वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स होते हैं। अभी वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कभी मंदिर गए होंगे तो आपने मंदिर के बाहर जो नॉर्मली कौन बेगर्स बैठे होते हैं, नॉर्मल जिनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता, तो हम उनको क्या है, कभी 2 रुपए कभी 5 रुपए दे के आते हैं, या कोई उनको खाना खिला के आता है, या कोई उन्हें प्रसाद दे के आता है, कोई उन्हें शॉल देता है ओढ़ने के लिए, कोई उन्हें स्लीपर्स पहनाता है। तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो लोग, हम पीपल्स जो होते हैं जो मंदिर जाते हैं उन पे डिपेंड है। तो उन लोगों के पास कोई भी अर्निंग सोर्सेज नहीं होते, तो वो कौन सा ग्रुप है, वो ये वल्नरेबल ग्रुप है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए,
वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज द एक्सटेंट का मतलब है बिल्कुल खत्म हो जाना, यानी कि उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं है कि मेरे पास कहीं से पैसा आएगा। एक्सटेंट टू विच अ कम्युनिटी, अ पर्सन, सोसाइटी, कंट्री एक्सेट्रा can be affected by the impact of the poverty. Women's less paid workers, beggars, people living in the less developed area, people living in the slums, farmers labor, scheduled caste, scheduled tribe peoples and are the most vulnerable to poverty. अब क्या होता है कि हमारे यहाँ कैटेगरीज डिवाइड होती हैं कास्ट सिस्टम में, जैसे कि जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। तो बहुत ज्यादा जो है पोवर्टी के बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ पॉवर्टी लाइन के अंदर लोग आते हैं जो कि कुछ कास्टिज्म बेसिकली जो है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी या शेड्यूल्ड ट्राइब तो यानी कि एसटी। तो सो कॉल्ड हम इनको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा पुअर है। पुअर का मतलब है गरीब है। अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड का मतलब है कि ये पढ़े लिखे नहीं है, या पढ़े लिखे हैं तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा सोसाइटी का मानना है जो हमारे यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म है। तो वनरेबिलिटी में ये वाले ग्रुप्स आते हैं। बेगर्स मैंने आपको समझाई दी है। इसके अलावा वो फार्मर्स जिनके पास खुद की जमीन तो होती नहीं है, वो बड़े बड़े फार्मर्स जो होते हैं उनके यहाँ जाके क्या करते हैं, लैंड प्रैक्टिस करते हैं। लैंड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि उनकी जमीन पे जाके खेती करते हैं, और इसकी भी गारंटी नहीं होती कि वो जो जमींदार है जिसके खेत हैं वो उनको पैसा देगा या नहीं। वो कभी उनको खाना खिला देता है, कभी उनको कपड़े दे देता है, कभी उनके बच्चों की कहीं एजुकेशन करा देता है किसी प्राइमरी स्कूल्स में या कहीं पे भी, क्योंकि वो बड़ा लैंडलॉर्ड है। तो ये सारे ग्रुप्स भी वनरेबिलिटी में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या होता है, देखिए एंटी पॉवर्टी आप लोग समझ रहे होंगे। अभी तक हम पॉवर्टी पढ़ते आ रहे थे, अब इसके आगे एंटी लग गया। एंटी का मतलब जस्ट अपोजिट, यानी किसी चीज के जस्ट अपोजिट। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतनी ज्यादा जो पॉवर्टी है इंडिया के अंदर, गरीबी है ये बढ़ती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा नरेगा, तो पढ़ते हैं क्या है। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम सच एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि NREGA, नरेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फूड फॉर द वर्क्स प्रोग्राम, द जवाहर रोजगार योजना एक्सेट्रा हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एंटी पॉवर्टी में नरेगा है, जवाहर रोजगार योजना है, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने लोगों को गांव-गांव जाके अवेयर किया है कि भाई हमें क्या करना है। आप लोग अगर फार्मर्स हैं तो उनको बताया कि आप ये वाली पेस्टिसाइड डालिए, इस पेस्टिसाइड से क्या होगा, बहुत ज्यादा आपके में क्रॉप होगी जिसको आप अच्छे मुनाफे पे बेच पाएंगे। ठीक है, और भी उनको स्कीम्स बताते हैं। आप लोगों ने छोटी छोटी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की टीम देखी होंगी, कहीं पर रोड बन रहा है तो बताते हैं कि विटामिन है बेसिकली इतना, इसको विटामिन को हम दूसरे अगर एक मेथड से करेंगे तो हम बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो नरेगा है, या ये जवाहर रोजगार योजना है, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ये लोगों को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं जिससे कि पॉवर्टी कम हो, और लोगों को एंगेज करते हैं इंडस्ट्रीज में। स्वराज योजना है, इंडस्ट्री में एंगेज कर दिया, किसी प्राइवेट फैक्ट्री में एंगेज कर दिया, सेमी गवर्नमेंट कोई फैक्ट्री है उसमें वर्कर्स की कुछ वैकेंसीज निकाल दी। तो गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम रन कर रही है जिससे कि इंडिया के अंदर से क्या है, जो गरीबी है उसको कम किया जा सके। ठीक है, अब रूरल पीपल की बात करते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रूरल पीपल्स, ये क्या होते हैं, देखिए गांव में जरूरी नहीं है कि अगर गांव में बंदा रह रहा है या गांव में कोई भी इंसान रह रहा है, फार्मर है अगर, तो उसके पास खुद की लैंड होगी, नहीं। तीन कैटेगरीज होती हैं लैंड की, एक होते हैं लैंडलेस फार्मर, दूसरे होते हैं मिडिल फार्मर, और थर्ड होते हैं लैंडलॉर्ड, यानी कि वो फार्मर जिनके पास बहुत ज्यादा खेती होती है। तो लैंडलॉर्ड कौन होते हैं, वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा खेती है, घर में खुद के इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रैक्टर होता है उनके पास, थ्रेशर होता है, कल्टीवेटर होता है, और घर के उनके कौन होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं। अगर घर के वर्कर्स नहीं है तो बाहर से वो हायर करते हैं वर्कर्स को, और अपने खेत में काम कराते हैं। अब जिन वर्कर्स को वो हायर करते हैं वो किस में आते हैं, लैंडलेस में आते हैं। ऐसे लोग जिनके पास खुद की खेती नहीं होती। भाई अगर मेरा घर है, मेरे घर में मुझे कोई काम है तो मैं अपने घर का काम करूंगा ना, पहले बाहर किसी के घर का काम नहीं करूंगा। वैसे ही अगर मेरा खुद का खेत है तो मैं अपने खेत में पहले प्रैक्टिस करूंगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल फार्मर्स। मिडिल फार्मर्स ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की छोटी मोटी खेती होती है और वो अपने खेत में क्या है काम करते हैं, वहां से जो पैसा आता है उसको कमाते हैं और उसी से अपना क्या करते हैं, अपना घर चलाते हैं। ठीक है। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों के पास रोजगार नहीं होता, जमीन भी है नहीं, किसी के पास गांव में जो है वो बहुत कम लिमिटेड होते हैं। अभी मैंने
वीडियो में आपको बताया, लिमिटेड सोर्सेस ऑफ अर्निंग होते हैं, जैसे कि फिशरीज है, मछली पालन है, या फिर इसके अलावा बात करूं मैं कि डेयरी है, या फिर फार्मिंग है, या शॉपकीपर्स। यही 3 से 4 काम होते हैं गाँव के अंदर। तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि काम नहीं मिलेगा इंसान को, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, और ये जो है बेसिकली क्या, पॉवर्टी, वो आगे बढ़ती जाएगी। आगे साइज ऑफ फैमिलीज। अब साइज ऑफ फैमिलीज क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं गांव के अंदर। कैसे होते हैं कि अगर बेसिकली किसी के पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं उसकी फैमिली में, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो टोटल 4 लोग, मम्मी पापा और 2 बच्चे। तो उनका क्या है, अगर उनको अगर महीने पर 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं तो वो उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स कम है। अब अगर यही बात करूंगा, साइज ऑफ द फैमिली बड़ा हो जाए, ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद 3 भाई, 3 भाइयों के फिर 2 बच्चे, और उसके बाद फिर कोई भी एक सिस्टर, तो ये तकरीबन 12 से 15 लोगों की एक फैमिली होगी। कमाने वाला सिर्फ एक इंसान है। तो अगर अब उसको 5,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो 5,000 5 लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे, बाकी 10 लोग जो हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो साइज ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम करते हैं। इलिटरेसी, वही कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते गांव में, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो आगे भी अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। आगे दैट इज मेल्यूट्रिशन। मेल्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, वही कि अगर कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, बड़ी या छोटी, और उसको पास पैसा ना होगा, तो क्या करते हैं लोग कि पैसे की वजह से क्या है, इंसान घर में ही डेथ हो जाती है उसकी, क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हम नहीं दे पाते। चाइल्ड लेबर, अब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कोई ढाबे पे काम कर रहा है, कोई ड्राइवर बेसिकली क्या है, पीछे किसी गाड़ी पे काम कर रहा है, कोई क्लीनर का काम कर रहा है, कोई किसी के यहाँ सर्वेंट है। तो छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर इसलिए निकल जाते हैं गाँव में, क्योंकि उनके घर में कोई भी अर्निंग सोर्सेस नहीं होते, और वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। अब ऐसा बेसिकली क्या किया है गवर्नमेंट ने, कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे पॉवर्टी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अभी मैंने आपको समझाया था नरेगा और जवाहर योजना। आगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू रिमूव पॉवर्टी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, भारत सरकार की बेस्ट स्टेप ले रही है जिससे क्या हो सके, जिससे जो पॉवर्टी है वो रिमूव हो सके इंडिया से, यानी कि खत्म हो सके। तो ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इंडिया से पॉवर्टी खत्म तो नहीं होगी, हाँ कुछ परसेंटेज हम कम कर सकते हैं। आगे सम ऑफ द मेजर्स व्हिच द गवर्नमेंट हैज टेकन टू रिमूव पॉवर्टी। कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो क्या है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि नरेगा की टीम या प्रधानमंत्री रोजगार योजना की कुछ टीम्स कंट्री में पूरे में क्या कर रही है, काम कर रही हैं। फार्मर्स को अवेयर करती हैं। अवेयर कैसे करती हैं कि हाँ आप सोसाइटी में जो है इतने अगर लोग हैं, उनके पास इतनी लैंड है, तो वो फर्टिलाइजर से, यूरिया है, पेस्टिसाइड्स है, इसके अलावा क्या है, स्प्रे है, ये उनको फ्री में देते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से। वो अपने खेतों में लगाते हैं और वहां से एक फसल लेते हैं और फसल को अच्छे दामों पे गवर्नमेंट को बेच देते हैं, या कहीं कोल्ड स्टोरेज में कहीं पे भी जाके अब बेच देते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करती है गवर्नमेंट जिससे कि पॉवर्टी को कम करे। ड्राउट एरिया डेवलप प्रोग्राम। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। कुछ एरिया ऐसे हैं बिहार में, राजस्थान में बेसिकली, जहाँ पे क्या होता है मोस्टली सूखा पड़ जाता है बारिश की कमी की वजह से। तो वहां पे क्या करती है गवर्नमेंट, वहां पे भी कुछ टीम्स को भेजती है और छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे वो बताते हैं कि बाढ़ में बेसिकली क्या, ड्राफ्ट सूखे में बेसिकली क्या करना चाहिए, और इसके अलावा अपने अर्निंग सोर्सेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। मिनिमम नीड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बताती है कि तुम्हारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। सपोज अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाएंगी कि पर तुम्हारा पर मंथ का खर्चा अगर 1200 रुपीज है या 1000 रुपीज है, तो क्या 5000 रुपीज तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट है। तो फिर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाती है जैसे कि ये NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिससे कि उस इंसान को 5000 रुपए का एक उसकी फंडिंग कहाँ है मिल सके उसको, और वो वहां जाके जॉब कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम फेस बाय द अर्बन पीपल। अब हमने रूरल की बात तो कर ली थी, अर्बन की बात करते हैं कि अर्बन पीपल क्या फेस करते हैं। ठीक है, तो अर्बन पीपल बेसिकली फेस करते हैं लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज। अब अर्बन बेसिकली शहर की बात हो रही है, और शहर में आपने देखे होंगे और छोटे छोटे क्या है फैसिलिटीज होती हैं, छोटे छोटे जगह होती हैं। जैसे कि अगर ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा घर है किसी का, शहर में मोस्टली अगर एक सोसाइटी है, कॉलोनी है, उसमें 50 लोग रह रहे हैं तो सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जिनके घर बड़े होंगे, बाकी बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, 1 BHK 2 BHK,
ये वाले घर। तो हाउसिंग का होना क्या है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती, अनहाइजीन एनवायरमेंट, अनहाइजीन का मतलब कि फ्रेश एयर नहीं मिल पाती गांव की तरह, और जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि गांव में फ्रेश चीजें मिलती हैं, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स या फिर कुछ चीजें मिलके आती हैं, जैसे कि आप वेजिटेबल्स ले लें या फिर आप फ्रूट्स ले लें या कोई भी फास्ट फूड है, बेसिकली ये सारे क्या है, अनहाइजीन एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, गवर्नमेंट बेसिकली गांव में लोगों को क्या करती है, स्कीम्स प्रोवाइड करती है, लेकिन शहरों में कोई भी सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। अगर आज आप कहीं पे भी चले गए, आप अपनी कहीं जॉब करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में, और आपका इन केस एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ कंपनीज मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, इन केस, तो यहाँ पे कोई भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलता। जो ऑफर लेटर्स होते हैं कंपनीज के, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर्स, उनमें ये बात क्लियरली मेंशन होती है। आगे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस, वही मैंने आपको बताया कि जब अच्छा खाना नहीं मिलेगा इंसान को तो उसकी बॉडी लैक करती है, काम में उसका मन नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात हाइपरटेंशन का वो एक टाइम पे आके क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। ठीक है, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द अर्बन पीपल, अर्बन पीपल के लिए लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने बताया आपको, नेहरू रोजगार योजना, छोटी छोटी टीम्स क्या करती हैं, गाँव में जाके या शहरों में जाके लोगों को अवेयर करती हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्विस फॉर द पुअर प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। आप वीडियो को पॉज करके, ये कुछ बेसिकली स्कीम्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब ग्लोबल पॉवर्टी कहाँ पे है, ग्लोबल का मतलब हो गया पूरा ग्लोब, जो एक बेसिकली ग्लोब होता है। लेट मी शो यू। अब ये पूरा जो ग्लोब है बेसिकली ये वाला, तो ये ग्लोब बेसिकली क्या करता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें पूरा एक ग्लोब आता है। तो ग्लोबल पॉवर्टी बेसिकली क्या करती है, देखिए ग्लोबल पॉवर्टी में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये एशिया है, ये है नहीं, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, एशिया है या फिर यूरोप है या फिर यहाँ पे कहीं पे अटलांटिका है, अटलांटिका बेसिकली यहाँ नीचे होता है, इसके अलावा कहीं पे भी यूरोप है। तो आप ग्लोबल पॉवर्टी ग्लोब वाले मैप में जाके पता कर सकते हैं बेसिकली कि कहाँ कहाँ पूरे ग्लोबलाइजली पॉवर्टी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आगे, वाई इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज, अब पॉवर्टी चैलेंज के तरीके से हमारे लिए चैलेंजिंग क्यों है, परेशानी का कारण क्यों है, तो आइए पढ़ते हैं। चैलेंजिंग बेसिकली इसलिए है, लैक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो इंडिया के अंदर बेसिकली क्या है, जॉब्स हैं वो एक डिफरेंट सैलरीज प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट सैलरीज का अगर मैं बात करूं, मतलब हो गया कि डिफरेंट सैलरीज में अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो आपको वो 5000 रुपए दे रहा है, अगर कोई बड़ी कंपनी है वो आपको 15,000 दे रही है, उससे भी बड़ी कंपनी है वो आपको 50,000 दे रही है। यानी कि जैसी कैपेबिलिटी है आपकी वैसे आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और उसी के हिसाब से फिर क्या है, आपकी एक तरीके से डिसाइड होती है इनकम, और आपके जो खर्चे होते हैं एक्सपेंडिचर वो भी। सेकेंड, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कास्ट सिस्टम, नॉट इंटरेस्ट फॉर द रिच टू फीड द पीपल आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड। तो कुछ चैलेंजेस हैं ये जो पॉवर्टी में हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि हमें अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, इसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी सर्विस नहीं मिलती हमें, डिफरेंट सैलरी प्रोस्पेक्टिव होते हैं, किसी कंपनी में अच्छा मिलता है, किसी कंपनी में हमको जो वेतन है हमारा सैलरी है वो अप टू द मार्क मिलता है। तो ये कुछ कास्ट को प्रीफर करते हैं कुछ लोग बेसिकली कि ये सेम कास्ट का है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम अपॉइंट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पॉवर्टी में हमें फेस करनी पड़ती है। So this was the chapter of basically economics that is poverty। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।